हेलो एवरीवन। हम चैप्टर 10 डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सेक्शन 44A तक, और इसके आगे फर्दर के सेक्शंस को हम आज जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने पास एक बैरक ले लीजिए सीआरपीसी का, जिसमें आप मेरे साथ रीड करते रहेंगे और आपके सभी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। सेक्शन 145। सेक्शन 145 में क्या बात की गई है? प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। जो सेक्शन 145 है, इसमें प्रोसीजर बताया गया है कि जो डिस्प्यूट होता है लैंड और वाटर का, ठीक है, अगर उसमें कोई ब्रीच, कोई पीस को ब्रीच करता है, ठीक है, अगर उसको लेकर, किसको लेकर, लैंड और वाटर को, अगर पीस को ब्रीच करता है तो इसके अंदर उसका क्या प्रोसीजर चलेगा। तो इसमें जो फर्स्ट क्लोज है, whenever an executive magistrate is satisfied from a report of a police officer or upon other information that a dispute likely to cause a breach of the peace। मतलब कि अगर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, अगर उसको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है किसी अदर पर्सन से, या फिर कोई रिपोर्ट मिलती है पुलिस ऑफिसर से, ठीक है, और लाइकली टू ब्रीच ऑफ द पीस, अगर उसको लगता है कि कहीं पर पीस को ब्रीच किया जा रहा है, एग्जिस्ट कंसर्निंग इन एनी लैंड, ठीक है, किसी लैंड को लेकर या फिर किसी वाटर को लेकर, ऑन द बाउंड्रीज, उसकी बाउंड्रीज पर, ठीक है, तो उस पर अगर कोई भी डिस्प्यूट राइज हो रहा है और वो पीस को ब्रीच कर रहे हैं विद इन इज लोकल जुडिक्शन, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की लोकल जुडिक्शन में है, ठीक है, ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग, तो वो ऑर्डर देगा इन राइटिंग स्टेटिंग द ग्राउंड्स ऑफ हिज बीइंग सो सेटिस्फाइड। जो उसमें ग्राउंड्स हो गए उसको, मतलब कि उसमें जो भी सेटिस्फाई है अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उन ग्राउंड्स पर, तो उसमें इन राइटिंग देगा। एंड रिक्वायरिंग द पार्टीज कंसर्न इन सच डिस्प्यूट टू अटेंड हिज कोर्ट इन पर्सन और बाय प्लीडर। तो उन जिन पार्टीज को ऑर्डर दिया जाएगा उन पार्टीज को कोर्ट में अटेंड होना होगा, या फिर वो पर्सनली भी हो सकता है या फिर किसी एडवोकेट के थ्रू वो अपीयर हो सकते हैं कोर्ट में, जैसे कि ऑर्डर में डिफाइन किया होगा कि उसको पर्सनली होना है या फिर उसको बाय प्लीडर अपीयर होना है कोर्ट में। ऑन ए स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम, जो स्पेसिफाइड किया होगा उसको डेट और टाइम, उस नोटिस में जो उसको ऑर्डर गया है, उस ऑर्डर में अगर उसको जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बुलाया है, ठीक है, तो उसी टाइम के अंदर अंदर उसको अपीयर होना होगा कोर्ट में। एंड टू पुट इन रिटन स्टेटमेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्लेम्स एज रिस्पेक्ट द फैक्ट्स ऑफ एक्चुअल पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। जो उनमें डिस्प्यूट हो रहा था वाटर और लैंड को लेकर, तो उसमें जो क्या होता है, उसमें फैक्ट ऑफ एक्चुअल पोजेशन था, जो उसमें फैक्ट था वो एक्चुअल पोजेशन था, तो उसका एक्चुअल पोजेशन किस पे था, ठीक है, उस पर डिस्प्यूट था, तो उसमें वो रिटर्न स्टेटमेंट, बाय द रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में देंगे, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा रिटर्न स्टेटमेंट, जो भी उनके ग्राउंड्स है, तो उसमें स्टेटिंग होगा क्या उन पार्टीज का क्या क्लेम है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लोज में सिर्फ ये बताया गया। अब सेकंड क्लोज पर चलते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन लैंड और वाटर, जो इसमें लैंड और वाटर की बात की गई, इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे? इसमें इंक्लूड होंगे बिल्डिंग्स, मार्केट्स, फिशरीज, क्रॉप्स और अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड, जो अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड होते हैं, ठीक है, एंड द रेंट्स और प्रॉफिट्स ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी, जो भी रेंट्स आता है प्रॉपर्टी से वो भी इसमें इंक्लूड होता है लैंड और वाटर में। क्लोज थर्ड, ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर शैल बी सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड, मतलब कि उसको जो ऑर्डर की कॉपी होती है उसको सर्व किया जाएगा अंडर दिस कोड, जैसे भी इस कोड में इसको प्रेस्क्राइब किया गया कि उसको किस तरह से उसको भेजना है। फॉर द सर्विस ऑफ समन, मतलब कि जो भी सर्विस है समन की, तो उसको कैसे अंडर द प्रोसीजर कैसे होगा, अंडर दिस कोड सच पर्सन और पर्सन एज अ मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट सेंड करेगा टू द पर्सन, जिस पर्सन के अगेंस्ट वह ऑर्डर आया है, में डायरेक्ट, वो डायरेक्ट करेगा। एंड एटलीस्ट वन कॉपी ऑफ शैल बी पब्लिश्ड, और जो कॉपी होगी ऑर्डर की उसको पब्लिश की जाएगी बाय अफिक्सिंग टू सम कॉन्स्पिशियस प्लेस और एट और नियर द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। में बताया गया है कि जो ऑर्डर की कॉपी होगी उसको अफिक्स किया जाएगा किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट पर, ठीक है, या फिर उसके हाउस पर भी, या फिर नियर द डिस्प्यूट, जहां पर वो डिस्प्यूट अराइज हो रहा है किसी लैंड पर, या फिर किसी वाटर डिस्प्यूट हो रहा है जो वहां पर, उसके नजदीक में वह जो कॉपी ऑर्डर की उसको अफिक्स कर दी जाएगी, अटैच कर दी जाएगी वहां पर। इसमें जो फोर्थ क्लोज है, द मजिस्ट्रेट शैल देन विदाउट रेफरेंस टू द मेरिट्स ऑफ और द क्लेम्स ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज टू अ राइट टू पोजेस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट परस्यू द स्टेटमेंट सो पुट इन हियर द पार्टीज रिसीव ऑल द सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड बाय देम, take such further evidence if any as he thinks necessary, and if possible decide whether any and if which of the parties was at the date of the order made by him under subsection 1
इन पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। मतलब इसमें जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के पास इसमें ये बताया गया कि जो मजिस्ट्रेट है वो विदाउट रेफरेंस और मेरिट क्लेम्स, उसमें जो पार्टीज क्लेम कर रही है अपने राइट्स, ठीक है, किससे रिलेटेड, पोजेस ऑफ जो उसमें डिस्प्यूट है लैंड और जो वाटर है, ठीक है, इसमें अंडर सबसेक्शन 1 जो अभी आपने पढ़ा है, जो कि इसमें आता है लैंड और जो वाटर है उस पर उनका पर्सन्स का डिस्प्यूट चल रहा है, तो उनके राइट्स को लेकर, राइट टू पोजेस पर एंड परस्यू द स्टेटमेंट पुट इन, तो उसमें वो अपनी स्टेटमेंट देंगे टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और उन पार्टीज को सुना जाएगा, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सुनने के लिए, और जो उनके पास एविडेंस है उनको कलेक्ट किया जाएगा बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उनको बाय एविडेंस देखा जाएगा और प्रोड्यूस करेंगे टू दी बिफोर द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और जो फर्दर एविडेंस होगी उनको भी जो आगे प्रोसीजर में चलेंगे फर्दर एविडेंस लिए जा सकेंगे। इफ एनी एज थिंक सेंस, अगर उनको ठीक लगता है कि पॉसिबल है डिसाइड जो पार्टीज के बीच में वो जो डिस्प्यूट चल रहा है, पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, जो भी सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट है उसको क्या किया जाएगा, सेटल किया जाएगा बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इसमें ये बताया गया कि जो भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है किसको, पार्टीज को, कि जो भी उनके पास एविडेंस है उनको उनसे लिए जाएंगे बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उनका जो भी राइट है, ठीक है, जो भी डिस्प्यूट है तो उसको उसमें देखा जाएगा कि किसका उसमें राइट बनता है। एक प्रोवाइजो दिया गया है दैट इफ इट appears टू द मजिस्ट्रेट दैट एनी पार्टी हैज बीन फोर्सिबली एंड wrongfully dispossessed, इसमें ये बताया गया कि जो पार्टी है, ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट को ये अपीयर होता है कि किसी पर्सन को मतलब कि फोर्सिबली या फिर रॉन्गफुली डिस्पोजेस्ट किया गया है उसकी प्रॉपर्टी से, ठीक है, विद इन 2 months नेक्स्ट बिफोर द डेट ऑन विच द रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर और इन्फॉर्मेशन वाज रिसीव्ड बाय द मजिस्ट्रेट, मतलब कि जो मजिस्ट्रेट के पास जो इन्फॉर्मेशन आई है बाय द पुलिस ऑफिसर और जो एनी अदर पर्सन है उसके थ्रू, उसके 2 महीने से पहले किसी ने उस पर्सन को फोर्सिबली, ठीक है, या फिर रॉन्गफुली डिस्पोजेस्ट किया था उस प्रॉपर्टी से, और आफ्टर दैट डेट बिफोर द डेट ऑफ हिज ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, या फिर उसके ऑर्डर आने से पहले, जैसे कि हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा है, उसको डिस्पोजेस्ट किया जाता है फोर्सिबली या फिर उसको रॉन्गफुली डिस्पोजेस्ट किया जा रहा है। हैज द राइट टू डिस्पोजेस्ट इफ दैट पार्टी हैड बीन इन पोजेशन ऑन द डेट ऑफ हिज ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, जैसे कि सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ा है कि ऑर्डर देती है कोर्ट और उसमें जो पार्टी है वो डिस्पोजेस्ट करती है किसी पर्सन को और उसमें उसका राइट को वोलेशन करता है, तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसमें वह ऑर्डर देकर उसको जो डिस्पोजेस्ट किया गया था किसी पर्सन को तो उसको रिकवर कराएगी, उसकी प्रॉपर्टी जो भी डिस्प्यूट होता है उसको सेटल कराएगी। फिफ्थ क्लोज है, फिफ्थ क्लोज बताता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रोड्यूस एनी पार्टी सो रिक्वायर्ड टू अटेंड, मतलब एनी अदर पर्सन इंटरेस्टेड जो फ्रॉम शोइंग दैट नो सच डिस्प्यूट्स एज एफोरसाइड एक्सिस्ट और हैज एग्जिस्टेड एंड इन सच केस द मजिस्ट्रेट शैल कैंसिल हिज सैट ऑर्डर एंड ऑल फर्दर प्रोसीडिंग देयरऑन शैल बी स्टेड बट सब्जेक्ट टू सच कैंसिलेशन द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी फाइनल। इसमें बताया गया कि अगर कोई भी पर्सन ये कहता है कि जो भी इसमें जो डिस्प्यूट है वो नहीं था, ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो उसमें पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, तो वो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसको उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो वो ऑर्डर होगा वो फाइनल माना जाएगा अंडर सबसेक्शन 1, जैसे कि इसमें बताया है कि द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी फाइनल, तो वह फाइनल ऑर्डर होगा और उस पर शैल बी स्टेट किया जाता है प्रोसीडिंग पर बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब हम चलते 6th क्लॉज पर, इफ द मजिस्ट्रेट डिसाइड दैट वन ऑफ द पार्टीज वाज और शुड अंडर द प्रोवाइजो सबसेक्शन 4, जैसे कि हमने सबसेक्शन 4 में पढ़ा था कि उसमें क्या था, उसमें डिस्प्यूट था राइट टू पोजेस पर, तो उसमें एविडेंस लिया जाता है बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और उसमें पार्टीज को सुना जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है सुनने के लिए, जैसे कि उनको शो कॉज नोटिस किया गया तो उसका वो रिप्लाई करें इन ग्राउंड्स कि उनके अगेंस्ट ऑर्डर क्यों नहीं किया जाए। तो जो हमने सबसेक्शन 4 में पढ़ा था एज स्टेटेड एज बीइंग इन सच पोजीशन ऑफ द सेट सब्जेक्ट ही शैल इशू एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग सच पार्टी टू बी एंटाइटल्ड टू पोजेशन thereof and evicted therefore in due course of law and forbidding all disturbance of such possession until such eviction and when he proceeds under the proviso subsection 4 may restore to possession the party forcibly and wrongfully dispossessed, जैसे कि हमने सबसेक्शन 4 में भी पढ़ा था कि उसको डिस्पोजेस्टली उस पार्टी को फोर्सिबली और किस तरह से रॉन्गफुली डिस्पोजेस्ट किया जा रहा है किसी पार्टी को, तो उसको जो मजिस्ट्रेट है वो एंटाइटल है कि वो उसको डिसाइड करें उस जो पार्टी है वन पार्टी और शुड अंडर द प्रोवाइजो सबसेक्शन 4 जो ट्रीट किया जाएगा इन सच पोजेशन ऑफ द सेड सब्जेक्ट ही शैल इशू एन ऑर्डर, तो वह इशू करेगा ऑर्डर को डिक्लेयर द पार्टी टू बी एंटाइटल्ड टू पोजेशन, तो वो एंटाइटल है पोजेशन के लिए thereof until evicted therefore इन evict करने से पहले in due course of law, मतलब कि कोर्स ऑफ लॉ अंडर एंड फॉरबिडिंग ऑल डिस्टर्बेंस, तो उसको फॉरबिड करेगा
किसको प्रिवेंट करेगा, डिस्टर्बेंस को ऑफ द सच पोजेशन, जो उसकी पोजेशन है उसको अगर कोई डिस्टर्बेंस करता है तो उसको हटाएगा, रिमूव करेगा। अंटिल सच अफेक्शन एंड व्हेन ही प्रोसीड्स अंडर द प्रोविजन सबसेक्शन 4, तो उसमें रिस्टोर किया जाएगा पोजेशन को जिस पार्टी को फोर्सिबली और उसको रोंगफुली डिस्पोजेस्ट किया गया था। तो 6 क्लॉज 6 यही बात करता है। अब हम चलते हैं इसमें बी, इसके 6 क्लॉज के सब क्लॉज बी में। द ऑर्डर मेड अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी सर्व्ड एंड पब्लिश्ड इन द मैनर लेड डाउन इन सबसेक्शन 3। तो जिस तरह से हमने सबसेक्शन 3 में बात की थी उसको सर्व किया जाएगा नोटिस, ठीक है, और पब्लिश किया जाएगा इन दी किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट पर, ठीक है, ताकि उसमें जो उसको नोटिस मिल सके जिस पर्सन को बुलाया जा रहा है अटेंड होने के लिए कोर्ट में। तो इसमें जो ये 6th क्लॉज है कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 7th क्लॉज में। व्हेन एनी पार्टी टू एनी सच प्रोसीडिंग डाइज, अगर कोई जो पार्टी है दोनों में से अगर कोई भी एक पार्टी डाइज मतलब कि डेथ हो जाती है किसी की, द मजिस्ट्रेट में कॉज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टी टू बी मेड अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग एंड शैल देयरअपॉन कंटिन्यू द इंक्वायरी। तो इसमें जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो पार्टी की जिस पार्टी की डेथ हो रही है उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको उसका पार्टी बनाया जाएगा, ठीक है, उसको कंटिन्यू करने के लिए किसको, इंक्वायरी को, और जो प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें उसको कंटिन्यू किया जाएगा बाय दी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। एंड इफ एनी क्वेश्चन arises एज टू हु द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टी, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो पार्टी डेथ जिस पार्टी की डेथ हुई है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन प्रोसीडिंग इज, जो इस पर्पज के लिए, किस पर्पज के लिए, इस प्रोसीडिंग को चलाने के लिए। ऑल पर्सन क्लेमिंग टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टी, तो जो क्लेम कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव जो डिसीज्ड पर्सन था, ठीक है, डिसीज्ड पार्टी था, शैल बी मेड पार्टीज देयरटू, जो क्लेम करता है रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि उसके सन, डॉटर, ठीक है, या फिर उसको रिलेटिव्स, तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गए उस डिसीज्ड पार्टी के। तो इसमें 7th क्लॉज में लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात की गई थी ताकि कंटिन्यू की जा सके उस इंक्वायरी को जो प्रोसीडिंग चलनी है इस अंडर दिस सेक्शन। 8th क्लॉज है, इफ द मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी क्रॉप और अदर प्रोड्यूस ऑफ द प्रॉपर्टी, इसमें मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में लगता है कि जो क्रॉप है और जो अदर प्रोड्यूस ऑफ द प्रॉपर्टी है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट इन प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन, तो इसमें जो इस प्रोसीडिंग में जो डिस्प्यूट है, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट है सेक्शन पेंडिंग बिफोर हिम, और वो पेंडिंग है जो अंडर दिस सेक्शन जो भी इसमें इंक्वायरी जो प्रोसीडिंग चल रही है, इस सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके, जिस प्रॉपर्टी पर को लेकर वह डिस्प्यूट चल रहा है और वो जो प्रॉपर्टी है वो नेचुरल डिके और स्पीडी की है, ठीक है, सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके मतलब कि जल्दी खराब होने वाली चीज़ है, ठीक है, तो उसमें ही में मेक एन ऑर्डर फॉर द प्रॉपर कस्टडी और सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी, मतलब कि उस जो प्रॉपर्टी है उसको ऑर्डर किया जाएगा बाय द मजिस्ट्रेट कि उसको सेल किया जाए या फिर उसको कस्टडी में लिया जाए। कस्टडी में लेगी फिर उसके बाद उसको सेल करेगी ताकि वह खराब होने से बच सके। अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी, मतलब कि जैसे ही इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है, एंड शैल मेक सच ऑर्डर फॉर द डिस्पोजल ऑफ सच प्रॉपर्टी, तो उस ऑर्डर के बाद उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा प्रॉपर्टी को, और द सेल प्रोसीड देयरऑफ, तो उसको सेल कर दिया जाएगा जैसे भी मजिस्ट्रेट को ठीक लगे एज ए थिंग्स फिट। तो इसमें जो 9th क्लॉज है, द मजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक्स फिट, अगर मजिस्ट्रेट को ये ठीक लगता है एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, किसी स्टेज पर, प्रोसीडिंग की स्टेज पर, अंडर दिस सेक्शन, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी, किसी एप्लीकेशन दी गई किसी पार्टी के थ्रू, इशू ए समन्स टू एनी विटनेस, कि समन इशू करना है किसी विटनेस को, उसको डायरेक्ट करना है ताकि वो अटेंड हो सके कोर्ट में और प्रोड्यूस करे डॉक्यूमेंट को और या फिर किसी चीज़ को, किसी थिंग्स को, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है उसको समन इशू करने की उस विटनेस को। इसमें जो 10th क्लॉज है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी इन डेरोगेशन ऑफ द पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट इज टू प्रोसीड अंडर सेक्शन 107, इसमें सेक्शन नहीं समझा जाएगा कि जो डेरोगेशन ऑफ द पावर है जो मजिस्ट्रेट की, इसमें प्रोसेस हो जो प्रोसीड हो अंडर सेक्शन 107, ठीक है, जैसे कि इसमें गुड कीपिंग फॉर द बिहेवियर, तो उससे सिक्योरिटी ली जाती है, ठीक है, नथिंग इन दिस सेक्शन ऐसा नहीं है। तो इसमें जो हमारा सेक्शन 145 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेक्शन 146। सेक्शन 146 क्या बात करता है, पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर, मतलब कि जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है बाय द कोर्ट, तो उसका एक रिसीवर अपॉइंट भी किया जाएगा, रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा उस प्रॉपर्टी का। इसमें जो प्रोसीजर है वो क्या है, इसका जो फर्स्ट क्लॉज है वो कहता है, इफ द मजिस्ट्रेट एट एनी टाइम आफ्टर मेकिंग द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 145, जैसे कि हमने सेक्शन 145 के सब क्लोज फर्स्ट में पढ़ा है कि किसी प्रॉपर्टी को, जैसे कि डिस्प्यूट है किस पर, वाटर और लैंड पर, कंसीडर दैट द केस टू बी वन ऑफ इमरजेंसी, अगर किसी इमरजेंसी में कंसीडर होता है
or if he decides that none of the parties was then in the such possession as is referred to in section 145, जैसे कि सेक्शन 145 में था कि और इफ इज ही इज अनेबल टू सेटिस्फाई, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है हिमसेल्फ खुद, कौन मजिस्ट्रेट, क्यों सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि जो पोजेशन है किसका, सब्जेक्ट ऑफ जो डिस्प्यूट है पोजेशन, जो इसका जो डिस्प्यूट है किस पर, पोजेशन पर, तो उसमें अगर उसको लगता है कि ऐसा मतलब कि जो अटैच किया गया है जिस सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट को, ठीक है, अटैच द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट अंटिल अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, किसी बार कॉम्पिटेंट कोर्ट हैज डिटरमाइंड द राइट्स ऑफ द पार्टीज, तो वो डिटरमाइन करता है कि किसका राइट है उस प्रॉपर्टी पर, ठीक है, किस पार्टी का, द टू विद रिगार्ड टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन देयरऑफ, तो उसमें एंटाइटल किया जाएगा उस पर्सन को कि वह पोजेशन दिया जाए उस पर्सन को, ठीक है, जो भी उसमें डिस्प्यूट है पोजेशन का, तो उसका जिसका राइट बनता है उसमें उसको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाएगा। तो जैसे भी मजिस्ट्रेट को उसमें ठीक लगता है, ठीक है, इन इमरजेंसी, तो वो कंसिडर करेगा। इसमें जो प्रोवाइजो है दैट सच मजिस्ट्रेट में विड्रॉ द अटैचमेंट, तो इसमें जो मजिस्ट्रेट है वो उस अटैचमेंट को विड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है, उसको छोड़ भी सकता है अटैचमेंट से एट एनी टाइम, किसी भी समय, इफ इज सेटिस्फाइड, अगर वह सेटिस्फाइड होता है, देयर इज नो लॉन्गर एनी लाइक्लीहुड ब्रीच ऑफ द पीस, तो अगर कोई वो आगे अगर कोई ब्रीच नहीं करेंगे तो वह उस प्रॉपर्टी को अटैच करने से विड्रॉ कर सकता है, पीस, ताकि ब्रीच ऑफ द पीस नहीं करें, ठीक है, विद रिगार्ड टू द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, जिस सब्जेक्ट पर डिस्प्यूट था। तो इसमें जो फर्स्ट क्लोज है वो इसमें यही प्रोसीजर बताता है। जो सेकंड क्लोज है वो क्या बात करता है, व्हेन द मजिस्ट्रेट अटैच द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, मतलब कि जिस सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट है, जो सब्जेक्ट था डिस्प्यूट का, उसको अगर अटैच कर लिया जाता है बाय द मजिस्ट्रेट, ही मे इफ नो रिसीवर इन रिलेशन टू सच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट हैज बीन अपॉइंटेड बाय एनी सिविल कोर्ट, अगर कोई सिविल कोर्ट उसके लिए कोई रिसीवर अपॉइंट नहीं करती है तो मजिस्ट्रेट उसके लिए रिसीवर अपॉइंट करेगा। may make such arrangement if he consider proper for looking after the property or if he thinks fit, जो भी उसकी अरेंजमेंट है, जो भी उसका प्रॉपर कंसिडर क्या करेगा, लुकिंग करेगा उसको, ठीक है, अपॉइंट अ रिसीवर, तो उसके लिए रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा। who shall have subject to the control of the magistrate, जो कंट्रोल करेगा by the magistrate all the powers of receiver appointed under the CPC, जो भी पावर होगी किसकी, रिसीवर की, अंडर दी CPC डिफाइंड होगी। तो इसमें जो प्रोवाइज है वो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ रिसीवर बीइंग सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बाय एनी सिविल कोर्ट, अगर जो इसमें प्रोवाइजो बताएगा जो रिसीवर है, ठीक है, वो सब्सिक्वेंटली अपॉइंट होता है, ठीक है, इन रिलेशन टू सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बाय एनी सिविल कोर्ट, अब फिर वो बाद में अगर पहले मजिस्ट्रेट ने उसको किसको, रिसीवर को अपॉइंट कर दिया था, लेकिन बाद में फिर सिविल कोर्ट ने उसको अपॉइंट करना चाहा, ठीक है, किसी दूसरे रिसीवर को, तो उसके बाद जो मजिस्ट्रेट है उसने जो अपने रिसीवर अपॉइंट किया था वो क्या करेगा, तो इसमें जो ए और बी पॉइंट बताया उसमें यही बताया गया है, shall order the receivers appointed by him to hand over the possession of the subject of dispute to the receiver appointed by the civil court and shall thereafter discharge the receiver appointed by him, जो मजिस्ट्रेट ने अपना रिसीवर जो अपॉइंट किया था मजिस्ट्रेट के थ्रू, अगर बाद में जो सिविल कोर्ट है अगर वो अपॉइंट करते हैं रिसीवर, तो जो उसको पावर दी गई थी, ठीक है, अंडर दी CPC, किसको, रिसीवर को, जो अपॉइंट किया था मजिस्ट्रेट ने, तो वो जो हैंड ओवर कर देगा सभी पावर किसको, जो सिविल कोर्ट ने किसको अपॉइंट किया, रिसीवर को, तो उसको हैंड ओवर कर देगा उस रिसीवर को, जो प्रॉपर्टी का सब्जेक्ट था, सब पावर उसके पास चली जाएगी। तो उसमें बी पॉइंट है, मे मेक सच ऑर्डर इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर एज मे बी जस्ट, तो मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि कोई इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर देना है तो वो दे सकता है, ठीक है, अगर उसको जैसा ठीक लगे। तो उसमें जो 146 है वो कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम चलते हैं 147 क्या बात करें, डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट टू यूज ऑफ लैंड और वाटर, मतलब कि इसमें डिस्प्यूट आता है कि राइट पर, किस पर, राइट पर, फॉर द यूज ऑफ लैंड और वाटर। तो इसमें क्या प्रोसीजर है, इसमें जो फर्स्ट क्लोज है, whenever an executive magistrate is satisfied from the report of a police officer or upon other information, अगर जो मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, उसको अगर कोई रिपोर्ट मिलती है बाय द पुलिस ऑफिसर या फिर किसी अनदर पर्सन के थ्रू, और वो सेटिस्फाइड होता है, ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन से, दैट इज डिस्प्यूट लाइकली टू कॉज अ ब्रीच ऑफ द पीस एग्जिस्ट रिगार्डिंग एनी एलिज्ड, अगर उसको ये लगता है कि जो ब्रीच हो सकती है पीस को एग्जिस्ट रिगार्डिंग एनी एलिज्ड राइट, ठीक है, राइट ऑफ यूजर ऑफ एनी लैंड और वाटर विद इन इस लोकल जुडिक्शन, जो कि इसकी लोकल जुडिक्शन में यह लैंड और वाटर से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होना है और वो ब्रीच पीस कर सकते हैं, ठीक है, पीस को ब्रीच कर सकते हैं। देन वेदर सच राइट बी क्लेम्ड एज एन ईजमेंट और अदरवाइज, तो उसमें जो राइट क्लेम किया जाएगा एज एन ईजमेंट और अदरवाइज, ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग, तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर देगा इन राइटिंग
स्टेटिंग द ग्राउंड ऑफिस बीइंग सो सेटिस्फाइड, जो भी उसको ग्राउंड सेटिस्फाई लगते हैं, एंड रिक्वायरिंग द पार्टीज कंसर्न इन सच डिस्प्यूट टू अटेंड हिज कोर्ट इन पर्सन और बाय प्लीडर ऑन ए स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम एंड टू पुट इन रिटेस्टमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लेम्स। उन पार्टीज को कोर्ट में अपियर होने के लिए बोला जाएगा बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और फिर वो जो मतलब कि उसमें अपियर होते हैं तो वो पर्सनल भी हो सकता है या फिर अपने बाय प्लीडर भी आ सकते हैं, उसका एडवोकेट भी आ सकता है, ठीक है, अगर वो पर्सनली अटेंड नहीं हो सकता है तो फिर उसके बाद उसको स्पेसिफाइड टाइम, जो भी स्पेसिफाई किया होगा टाइम, उसके अंडर ही उसको आना होगा, और जो उसमें उसको रिटर्न स्टेटमेंट देनी होगी, अपने ग्राउंड देने क्योंकि उसके अगेंस्ट ऑर्डर क्यों ना इशू किया जाए, उसको एक किस्म से शो कोज बताना होगा। उसमें फर्स्ट क्लोज में ये बात थी। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। द एक्सप्रेशन लैंड और वाटर हैज मीनिंग गिवन इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 145। जो अभी हमने सेक्शन 145 पढ़ा है, इसके सब सेक्शन 2 में लैंड और वाटर के बारे में बताया गया है, जो भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। लैंड और वाटर में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। अब हम चलते हैं सेकंड क्लोज में। द मजिस्ट्रेट शैल देन pursue the statement so put in here the parties receive all such evidence as may be produced by them respectively, consider the effect of such evidence, take such further evidence if any as he thinks necessary, and if possible desires whether such rights exist, and the provision of section 145 shall so far as may be applied in the case of such inquiry। जो उसमें मजिस्ट्रेट है, अगर उसको जो स्टेटमेंट दी जाती है, ठीक है, उसे अगर वो फिर स्टेटमेंट लेकर उसको मतलब कि जो पार्टीज है उनको सुनेगा, ठीक है। रिसीव ऑल सच एविडेंस, जो भी एविडेंस होगा उसको रिसीव करेगा एज जो भी प्रोड्यूस किए जाएंगे बाय द पार्टीज बाय देम रिस्पेक्टिवली, ठीक है, और कंसिडर करेगा एविडेंस को। टेक सच फर्दर एविडेंस, तो वो बाद में भी एविडेंस ले सकता है, फर्दर जो प्रोसीडिंग चलती है। इफ एनी ऐसी थिंग्स नेसेसरी, जैसे भी उसको जरूरी लगे, वो पॉसिबल है कि वो उसको डिसाइड करेगा जो भी राइट एग्जिस्ट करते हैं जिस पार्टी के। एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 145, जो भी हमने इस प्रोविजन अंडर सेक्शन 145 में पढ़ा है, ठीक है, उसमें ऑर्डर देगा अप्लाई इन केस ऑफ सच इंक्वायरी। तो फिर उसमें वो इंक्वायरी भी कंडक्ट करेगा कि किस पार्टी को उसमें किसका राइट है, किसका राइट उसमें एग्जिस्ट करता है। तो ये सेकंड क्लोज में यही बात थी। अब हम चलते हैं थर्ड क्लोज में। इफ इट अपीयर्स टू सच मजिस्ट्रेट दैट सच राइट्स एग्जिस्ट, अगर मजिस्ट्रेट को अपीयर होता है कि इसमें राइट एग्जिस्ट करता है, ही मे मेक एन ऑर्डर, तो उसमें वो ऑर्डर देगा प्रोहिबिट करने के लिए किसी इंटरफेरेंस को, जो भी कोई अनदर पार्टी उसमें इंटरफेयर कर रही है तो उसको प्रोहिबिट करेगा विद एक्सरसाइज ऑफ सच राइट, उसके राइट को एक्सरसाइज कराने के लिए, इंक्लूडिंग ए प्रॉपर केस एन ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी सच राइट। इसमें जो रिमूव किया जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन को, जो भी उसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन करता है उसकी प्रॉपर्टी में, ठीक है, अगर उसके राइट में एग्जिस्ट करता है तो उसमें जो इंटरफेरेंस होती है तो उसको रिमूव करेगा। रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी सच राइट, जो भी उसको राइट को एक्सरसाइज कराना है, ठीक है। अब हम इसके फोर्थ क्लोज में चलते हैं। When in any proceeding commenced under subsection 1, जो प्रोसीडिंग कमेंस की जाती है अंडर सबसेक्शन 1 में, शुरू की जाती है ऑफ सेक्शन 145 में, जो भी हमने स्टार्टिंग वाले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। The magistrate finds that the dispute is as regards an alleged right of user of land or water, he may, after recording his reason, continue with the proceeding as they had been commenced under subsection 1। जो अंडर सबसेक्शन 1 में बताया उसकी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू किया जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट को ये फाइंड होता है, मतलब कि फाइंड दैट डिस्प्यूट, अगर उसको डिस्प्यूट लगता है इसमें, तो उसमें प्रोसीडिंग को चलाएगा एलेज राइट ऑफ यूजर ऑफ लैंड, जो लैंड और वाटर से रिलेटेड उसमें जो राइट बनता है, ठीक है, किस पार्टी का उसमें बनता है, और उसमें रिकॉर्डिंग करेगा रीजंस को रिकॉर्ड करेगा कंटिन्यू विद द प्रोसीडिंग, मतलब कि जो भी प्रोसीडिंग है कंटिन्यू करनी है। दे हैड बीन कमेंस्ड, जो कि स्टार्ट करनी है अंडर सबसेक्शन 1 में। तो उसमें जो आगे बताया गया कि एंड व्हेन इन एनी प्रोसीडिंग कमेंस अंडर सबसेक्शन, जो कमेंस की जाएगी प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1 में, द मजिस्ट्रेट फाइंड दैट अ डिस्प्यूट शुड बी डील्ड विद अंडर सबसेक्शन 1, जो भी डिस्प्यूट डील करता है अंडर सेक्शन 145 में, ही में आफ्टर रिकॉर्डिंग हिज रीजन, तो वो रीजन रिकॉर्ड करेगा कंटिन्यू विद द प्रोसीडिंग एज इफ दे हैड बीन कमेंस्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 145 के अंडर वो प्रोसीडिंग को चलाएगा। कौन चलाएगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इसमें सेक्शन 147 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेक्शन 148, जो हमारा ये लास्ट सेक्शन होगा अब चैप्टर 10 का, लोकल इंक्वायरी। क्या बात की गई है? वेन एवर ए लोकल इंक्वायरी इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 145, सेक्शन 146, सेक्शन 147, जो भी हमने 3 सेक्शन पढ़े हैं, सेक्शन 145 टू सेक्शन 147, इसमें अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जरूरी है कि लोकल इंक्वायरी कंडक्ट की जानी चाहिए, द डीएम और एसडीएम, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, में डिप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम, जो भी उसका मजिस्ट्रेट होगा सबऑर्डिनेट, उसको मतलब कि इंक्वायरी करने की पावर है, ठीक है।
एंड में फर्निश हिम विद सच रिटर्न इंस्ट्रक्शन। तो उसमें फर्निश करेगा अपने रिटर्न इंस्ट्रक्शन की किस तरह से वो जरूरी है कि जो इंक्वायरी कंडक्ट करनी है और उसमें उसके गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही चलेगी। ठीक है। एंड में डिक्लेयर बाय वोम द होल और एनी पार्ट ऑफ द नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ इंक्वायरी शैल बी पेड। जो इस इंक्वायरी में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, उस प्रोसीडिंग को चलाने में, ठीक है, और जो इंक्वायरी चल रही है उसमें, तो उसके एक्सपेंसिव पार्टीज को किसी भी पार्टी को कहा जा सकता है बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इसमें जो सेकंड क्लोज है, द रिपोर्ट ऑफ द रीजन सो डेप्यूटेड मे बी रीड एज एविडेंस इन दिस केस। जो भी रिपोर्ट आती है पर्सन की, जो उसमें इंक्वायरी कर रहा है पर्सन, तो उसकी जो उसको एक एविडेंस माना जाएगा इन दिस केस। ठीक है, उस केस में उसको एविडेंस माना जाएगा जो भी रिपोर्ट आती है इंक्वायरी के बाद। तो इसमें जो थर्ड क्लोज है, when any cost have been incurred by any party to a proceeding under section 145, section 146, section 147, जो भी उसमें कॉस्ट आती है, जो भी हमने सेक्शन पढ़े हैं सेक्शन 145 टू सेक्शन 147 तक, उसमें अगर कोई भी प्रोसीडिंग को चलाने में कोई भी कॉस्ट आती है, द मजिस्ट्रेट पासिंग ए डिसीजन में डायरेक्ट बाय वोम सच कॉस्ट शैल बी पेड। तो उसमें मजिस्ट्रेट डायरेक्शन देगी कि किस पार्टी को ये कॉस्ट पे करनी है, वेदर बाय सच पार्टी और बाय एनी अदर पार्टी टू द प्रोसीडिंग। ठीक है, किसी भी पार्टी को उसमें कह सकती है। एंड वेदर इन होल और इन पार्ट और प्रोपोर्शन एंड सच कॉस्ट में इंक्लूड एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ विटनेस एंड ऑफ प्लीडर्स फीस विच द कोर्ट में कंसिडर्स रीजनेबली। जो प्लीडर की फीस होगी, जो विटनेस की फीस होगी, जो उसको सम्मन किए गए थे, ठीक है, जिसको एग्जामिन किया गया था, जो इंक्वायरी की गई थी, तो उसमें जो भी एक्सपेंसेस आएंगे उसको बाय प्रोपोर्शन, बाय पार्ट और या फिर होल, ठीक है, किसी भी पार्टी को कहा जा सकता है कि वो पार्टली पेमेंट करें या फिर फुल पेमेंट करें। ठीक है, ये भी बाय प्रोपोर्शन बेस पर वो कॉस्ट को सबमिट करें टू द कोर्ट। ठीक है, जैसे भी उसको रीजनेबली कंसिडर होता है मजिस्ट्रेट को। तो ये हमारा सेक्शन 148 कंप्लीट हो गया है, लोकल इंक्वायरी भी। और इसके हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 11, जिसमें बताएगा कि पुलिस किस तरह से अपने प्रिवेंटिव एक्शन ले सकती है। इसमें पुलिस के राइट्स बताए गए हैं कि वो किस तरह से एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोक सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक खत्म करते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी चैप्टर 11 के बारे में। ठीक है, ओके, बाय।